यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग भीमराव अंबेडकर जी का पूरा डिटेल देखा जाएगा, समझा जाएगा। और वैसे भी भारतीय संविधान में हम लोगों को पता होना चाहिए कि उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो एक नीचे से तबके से कैसे इतने आगे तक बढ़े, ये जीवन में वैसे भी लोगों को सीख मिलती है। और उसके बाद एग्जाम की दृष्टि से भी इनमें से बहुत से क्वेश्चन, चूंकि पूरा संविधान के पिता वही हैं ही, तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान का जो व्यक्ति इतना ज्यादा रोल निभाया है उसके बारे में हमको उनके डिटेल में कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, और मृत्यु हुई थी इनकी 6 दिसंबर 1956 को। महो में हुआ था। MHO, यस का मतलब होता है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार। ये मध्य प्रदेश में है। इनका पूरा नाम भीमराव अंबेडकर रामजी सकपाल इनके पिताजी का टाइटल था। जैसे इनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल, जो ब्रिटिश इंडियन में आर्मी में सूबेदार पद पे थे। इनकी माता का नाम माता का नाम इनका है, आप ये माता नाम से ये इनका एक चीज और जान लीजिए, इनके बचपन का नाम है भीमा। भीमा नाम है। और इसके अलावा है इनके बचपन का भीमा है, भीवा है, इस तरह के नाम दिए गए हैं। और पत्नी का नाम है, दो इनकी पत्नियां हुई थी। एक बाद में इनका शादी हुआ सविता से, और पहले हुआ रमाबाई से। और इनकी माता जी का नाम है भीमाबाई। तो एक चीज और जान लीजिए कि ये तो इनका इंट्रोडक्शन मात्र है, लेकिन ये इनका जो पद है इससे बहुत बड़ा है। एक तो नॉर्मल व्यक्ति का जन्म स्थान, माता पिता, ये सब होते हैं, लेकिन इनका रोल क्या है संविधान में, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, पहले एक चीज समझिए, भीमराव अम्बेडकर को आपको पता होगा कि जन्म तो इनका महो में हो गया। शिक्षा दीक्षा, चूंकि पिताजी अच्छे पद पे थे, सूबेदार के पद पे थे ब्रिटिश इंडियन, ये उनके अंदर मतलब अंग्रेजों के ही इंडियन आर्मी में, तो मतलब उस शासन तो उन्हीं का था। लेकिन उसके बाद भी पढ़ाई लिखाई तो करना इनके लिए आसान नहीं था। मतलब पिताजी तो थे, पैसा उनके पास था, लेकिन शिक्षा दीक्षा जिस समाज में इन्होंने लेने का प्रयास किया उसमें बहुत विसंगतियां थी, बहुत प्रकार की विसंगति थी। आपको पता होगा उस समय जाति व्यवस्था ज्यादा, वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा था। यानी इनको क्लास में बैठने में प्रॉब्लम, बाहर पानी पीने में प्रॉब्लम। समाज में लोग, चूंकि उस समय इस दौर में चूंकि शिक्षा का इतना ज्यादा अभाव था कि लोग इनको कई प्रकार से प्रताड़ित करते थे। इनको क्या, पूरी जाति इनकी व्यवस्था को ही, मतलब नीचे के तबके वर्ण व्यवस्था में आपको पता होगा कि नीचे वाले व्यवस्था में ऐसे ही उसको अलग अलग उपनाम से संबोधित करके समाज से कटा हुआ सा उनको रखा जाता था। तो ये व्यवस्था खराब थी। अब इनको इनमें पढ़ाई करनी थी। अब धीरे धीरे इन्होंने किसी तरह से पढ़ाई की, बहुत समस्याओं को झेला। झेलते झेलते जब ये पढ़ाई कर लिए, बीए कर लिए, बीए किया इन्होंने महाराष्ट्र से ही। उसके बाद अमेरिका गए, फिर से अमेरिका के बाद ब्रिटेन गए। लगभग 30 से 35 डिग्रियां इन्होंने हासिल की। बहुत ज्यादा डिग्रियां इन्होंने हासिल की। अब सोच सकते हैं, कोई नॉर्मली आदमी एक पीएचडी करता है, ये 4-4 पीएचडी किए हुए थे, और भी अन्य प्रकार की डिग्रियां लिए हुए थे। LLB किए, LLM किए, मास्टर ऑफ डॉक्टरेट की उपाधि तो लाइन लगा हुआ था इनके पास। उसके बाद ये सब करने के बाद वापस से जब ये इतनी उपाधियां ले लिए, पहले पहले आपका महाराष्ट्र में, मुंबई में पढ़ाई किया इन्होंने। उसके बाद अमेरिका गए, ब्रिटेन गए। इन सब के बाद जब भारत में आए वापस से, तो फिर इनको एक अच्छी नौकरी मिली PCS रैंक की। और उसके बाद जब इन्होंने इस पद को प्राप्त किया भारत में आकर, और कुछ लोगों के हित में, अपने वर्ग के हित में सोचने का भी प्रयास सोचते या करते, उससे पहले जब ये पद पर, इसी रैंक के बराबर पद पर आए और भारत में रहने के लिए इन्होंने मकान किराए पर लेने का प्रयास किया, तो इनकी जाति फिर से इनके सामने आ गई। और फिर इनको समस्या हुआ, कई दोस्तों का सहारा लिया। किराए पर लेने से पहले इन्होंने अपना नाम छिपाया। छिपाने के बाद भी मिला लोगों को, फिर बाद में जानकारी हो गई कि इस जाति के हैं, तो इनको वहां से भागना पड़ा। तब इनको और भी बुरा लगा कि इतने पढ़ने लिखने के बाद भी अगर ये चाहते तो विदेशों में बहुत अच्छी नौकरी कर सकते थे, लेकिन फिर भी इसी समाज में रह करके इन सभी चीजों का इन लोगों ने सामना किया। पढ़ाई करते रहे करते रहे। उसके बाद
अपनी जाति के लिए, अपने लोगों के लिए ये सामने आए एक लीडर के रूप में। केवल ये नेता नहीं थे, अगर कहा जाए तो केवल ये नेता नहीं थे, ये एक राजनीतिज्ञ भी थे, ये एक दर्शन शास्त्री भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, विधि के ज्ञाता भी थे। इनसे कोई भी डिबेट करने से पहले कई बार सोचता था, क्योंकि ये हर वेद, हर धर्म और सबकी जानकारी तो रखते ही थे। इसके अलावा समाज में जो भी समस्याएं थी उसको बड़े प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए सारी जो भी किताबें हैं उसको पढ़ाई करते थे। एक चीज और जान लीजिए, जब आपके मन में बहुत ज्यादा प्रश्न होता है, आप किसी भी व्यक्ति को देखेंगे, जब आप कोई भी प्रश्न भी उठाते हैं, मैथ रीजनिंग हो या जीएस का भी आप बच्चे पढ़ते होंगे तो आप ध्यान देते होंगे, जब आपके दिमाग में प्रश्न ज्यादा होता है तो मोबाइल ही चलाएंगे, तो कुछ भी करते हैं खोजने के लिए खूब पढ़ते हैं किसका हमको जवाब देना है, तो कई किताबें पढ़ते हैं। वैसे ही इनको समाज में बहुत सी चैलेंज को ये देख रहे थे कि महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, उनको दबाया जाता है, एससी वर्ग को, अनुसूचित जनजाति के जिसके नेता ही थे दलित वर्ग, इनके साथ बहुत बड़ा होता है। उसके बाद समाज में गरीबी को भी लेकर ये चिंतित होते थे। हिंदू मुस्लिम को देखते ही थे कि सांप्रदायिक रूप से विवाद कहीं ना कहीं देखने को मिलता ही है। तो ओवरऑल इन्होंने क्या संदेश दिया लोगों को कि आपको क्या करना चाहिए, शिक्षा ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करना चाहिए, और शिक्षा ग्रहण करने के लिए समाज में जो भी समस्याएं हैं मन भर उसको क्या करते थे, अपने लाइब्रेरी में पढ़ते थे। इनके पास एक लाइब्रेरी था जिसमें लगभग 40,000 से अधिक 35 से 40,000 के बीच इतनी किताबें थी। अभी हम बोले कि जब आपके पास प्रश्न ज्यादा होता है तो आप किताब ज्यादा पढ़ते हैं, किसी भी व्यक्ति को उठाएंगे। इन्होंने क्या किया, समाज में जो भी कमियां थी उसको पूरा करने के लिए किताबें लगातार पढ़ते रहे, और इनकी लाइब्रेरी में लगभग 40,000 तक की किताबें थी। कुछ लोग इनसे किताबें मांगते भी थे तो कहते थे कि नहीं, किताबें नहीं देंगे, मेरे यहाँ लाइब्रेरी में आकर के पढ़ाई कर लीजिए आप। इतना लगाव भी था इनके बुक से। चूंकि आप भी, कोई भी व्यक्ति होता है तो किताबों से लगाव होता है। लगाव होने का एक कारण देखिए, समाज में जो जो समस्याएं थी, चूंकि इनको उस समय हल निकालना था, समस्याओं को देखना था, तो लगातार, अब सोच लीजिए 24 घंटे में 20-22 घंटे पढ़ाई करते थे। नॉर्मली आज के समय में व्यक्तियों को देखा जाए तो 5-10 घंटे पढ़ने में लगते हैं गुड़ा भाग करने कि इतना ज्यादा पढ़ लिया, 8 घंटा सोना तो बहुत जरूरी है, 8 घंटा सोएंगे नहीं तो शरीर कहीं जवाब ना दे दे, ये सब छोटे मोटे समस्याएं आ जाती हैं। जबकि अगर एक अच्छा व्यक्ति, अब चूंकि आप लोग को तो संविधान क्या रचयिता तो बनेंगे नहीं आप, इतना बड़ा योगदान कोई दे नहीं सकता, तो इनकी तरह इनके पूरे अगर क्वालिटी को देखकर केवल अगर आप 5% या 4% भी अपना लीजिए तो आपका जीवन अपने आप में ही सफल हो जाएगा। बहुत ज्यादा बोल रहे हैं 5%, 2-3% ही कर लीजिए तो कहने का अर्थ यह है कि इनके अंदर वो बेचैनी थी। आज के समय में अगर कोई बच्चा इस तरह से हो कि उसको पढ़ने जाए, जाति के रूप में उसको प्रताड़ित किया जाए, समाज में उसको नीचा समझा जाए, और वो तब जब वो पढ़ने में बेहतर हो, बहुत डिग्रियां हासिल कर लिया हो, तो आज के दिन के लोग रहें तो लगेंगे छोटी छोटी समस्याओं में देखते हैं लोग अपना जान देने लग जाते हैं, एक दूसरे से लगते हैं, अब खुद को केंद्र में रख करके ऊंचा नीचा शुरू हो जाता है, झगड़ा सब झंझट सब शुरू हो जाता है, और पूरे समाज में इनको बहिष्कृत किया जा रहा है, इनके वर्ग को बहिष्कृत किया जा रहा है। उसके बाद भी उन सब को एक्सेप्ट करने के बाद उसका हल निकालने के लिए, अपनी समस्या नहीं, उनकी अपनी समस्या अगर होती तो ब्रिटेन में चले गए थे, पढ़ लिख गए, अमेरिका थे, ये कहीं भी जाकर के बच सकते थे और बहुत अच्छा जीवन निकाल सकते थे। लेकिन अपने लोगों के लिए, अपने वर्ग के लोगों के लिए, ओवरऑल कहा जाए तो भारत के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ सोचा और उसके लिए इसी समाज में रहने का निश्चय किया। तो क्या होना चाहिए कि इतना काम किए, इसके बाद जब संविधान बना, चूंकि आपको पता है कि इनसे अच्छा व्यक्ति कोई था नहीं, संविधान गांधी जी से इनका पड़ता नहीं था, मतलब गांधी जी से पड़ता नहीं था, पर्सनली झगड़ा नहीं था, कलम और कॉपी पर इनका आपस में मतभेद था, जैसे विचारधाराओं की लड़ाई थी और कोई लड़ाई नहीं थी। पर्सनली तो दोनों मित्र भी थे, लेकिन कागज पर दोनों के तार्किक रूप से अलग अलग मतभेद थे।
जैसे पूना पैक्ट में आपको देखने को मिला ही, पूना पैक्ट में ये भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि हरिजनों के लिए एक अलग, मतलब इनके वर्ग के लिए एक अलग से पूरी सीटें आरक्षित की जाएं। तो गांधी जी ने कहा एक ही जगह नहीं मिलेगा, पूरे भारत में इसको आपको सीटें मिलेंगी, और बाद में 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया। इनकी बात को मान लिया गया। क्योंकि अनशन कर रहे थे यरौदा जेल में गांधी जी, लास्ट में इनको जाना पड़ा उनके अनशन को तोड़वाने के लिए। क्योंकि गांधी जी का पद उस समय और बड़ा था, तो इनको लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, अनशन पे बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो जा करके इनका अनशन तोड़वाए और उनको अपने दोनों लोगों में समझौता हुआ। सीटें भी बढ़ा दी गई, अभी 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया, और एक जगह ना देकर पूरे भारत में सीटों को इनके वर्ग के लिए आरक्षित किया गया। इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। प्रारूप समिति संविधान बनने से पहले जो व्यवस्था बन रही थी, तो प्रारूप समिति का इनको अध्यक्ष बनाया गया। उसमें 7 सदस्य थे, मुखिया यही थे। तो चूंकि अब इनसे बड़ा उसमें कौन सा चेहरा है, 7 मतलब ये सातों लोगों को मिलाकर के एम मुंशी और ये लोग थे, मोहम्मद कृष्ण आयर, ये सब आदि लेकर के मुख्य यही थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष यही थे। इसके बाद इनका भीमराव अम्बेडकर के बारे में, जैसे संविधान तो बन गया, 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई। 56 के बाद 1990 में, अब सोच सकते हैं आप, राजनीति के शिकार कहिए या फिर भारत की क्या कहा जाए, सोच को कहा जाए, कि 1990 में इनको जाकर भारत रत्न मिला मरणोपरांत। 1990 में, जो कि भारत रत्न के लिए मोहताज नहीं थे। भारत रत्न तो इनको उसी समय मिल गया जब इन्होंने देश के लिए इतना अपना योगदान दिया। लेकिन कागज पे अगर कहा जाए, किताबी भाषा में कहा जाए, तो 1990 में इनको भारत रत्न का अवार्ड मिला। देखिए, भीमराव अंबेडकर का जो ये जीवन है, ये एक तरह से पूरा जीवन बचपन से लेकर के मृत्यु तक, यानी 14 अप्रैल 1891 से लेकर 6 दिसंबर 1956 तक का पूरा जीवन समर्पण में ही बीत गया है। और उस समर्पण में किसकी लड़ाई थी? महिलाओं के प्रति, महिलाओं की समस्या भी ये लेकर चलते थे। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के तो लीडर थे ही, लेबर पार्टी का भी ये पक्ष रखते थे। 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का भी कई किताबें लिखी, कई पुस्तकें लिखी, कई पत्रिकाएं निकाली। इस पर ये अपना लिखते थे, कलम भी लिखते थे, लेखक के रूप में भी इनको कहा जाएगा, फिलोसफर तो थे ही। अब सोच लीजिए 35-35 डिग्रियां हासिल है। हर डिग्री, कोई कहता है, आप सुनने में आता होगा कि कोई एक व्यक्ति एक सब्जेक्ट का जानकार कैसे हो सकता है। भीमराव अम्बेडकर को अगर थोड़ा भी पढ़ ले तो ये प्रश्न ही नहीं करेगा, क्योंकि अब सोच सकते हैं 4-4, 5-5 तो पीएचडी है, बाकी एलएलबी, एलएलएम, ये सब अन्य सारी डिग्रियां उनके पास है, लगभग डिग्रियां। इसीलिए उनसे संवाद करने में कोई भी कतराता था, क्योंकि अब इतना जानकार। और सोच, अब 22 घंटे कोई पढ़ रहा है, 20-22 घंटा, तो इससे अपने आप ही समझ में आता है, और वो भी बेचैनी के साथ। बेचैनी होगा ही, क्योंकि समाज में उनको हर चीज को झेलना पड़ा था, पढ़ने के बाद भी, जानने के बाद भी। लेकिन इनके बाद भी ये कभी भी हतोत्साहित नहीं नजर आए, मतलब खुद को गिरा हुआ, कमजोर इस तरह से महसूस नहीं हुआ। कभी भी इनको ना गुटखा का, ये सब का भी आदत नहीं था। एक बार एक व्यक्ति ने इनको पान खिला दिया, तो पान थोड़ी देर बाद थूक दिए और कहे कि ये बहुत खराब है। मतलब बहुत ही शालीन व्यक्ति थे। जैसे कैसे किसी सीधे व्यक्ति को कुछ खिला दीजिए तो ट्राई तो कर लेता है, लेकिन फिर उसको हटा दिए कि नहीं। वायलिन वायलिन भी बजाते थे, तो पढ़ने में इतना इन्वॉल्व हो जाते थे जब पढ़ाई करते थे अपने लाइब्रेरी में, कि अगल बगल क्या हो रहा है इनको कुछ इसके बारे में कुछ महसूस ही नहीं होता था। बाद में रमाबाई से जब विवाह हुआ पहली बार, उसके बाद जब सविता से विवाह हुआ तो बीमार रहने लगे, और बीमारी के कारण ही 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई। मरने से कुछ दिन पहले इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इनका कहना था कि कोई भी बाकी जो धर्म है उसमें कहीं ना कहीं खुद को बड़ा या कोई वर्ग को तोड़ने वाली बात स्पष्ट की गई है, जिसके कारण हम बौद्ध धर्म अपनाते हैं। और इनके साथ काफी लाखों लोगों ने भी, इनके वर्ग के, जाति वर्ग के लोगों ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हिंदू कोड बिल कुछ दिन पहले, मरने से पहले इन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, उसके बाद ही ये हुआ था। अब एक चीज और जान लीजिए, भीमराव अंबेडकर के बारे में पहले कुछ चीजें देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
संविधान सभा में इनका निर्वाचन कहां से हुआ? पश्चिम बंगाल से हुआ, ये पूछे जाते हैं। 29 अगस्त 1947 को, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ, वही अभी जो बात हो रही है। 7 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित 7 हैं। कौन कौन और है? के.एम. मुंशी है, मोहम्मद साइउल्लाह है, बी.एम. मित्तर है, एन गोपाल स्वामी है, डी.पी. खेतान है और कृष्ण स्वामी अय्यर हैं। इसके बाद बहिष्कृत भारत जनता नामक समाचार पत्र और भी है, लेकिन ये मुख्य इंपॉर्टेंट है। संपादक रहे, 1923 में बैरिस्टर की उपाधि लिए, जब वहां से ब्रिटेन से पढ़ाई उढ़ाई करके आए। इनके गुरु थे ब्राह्मण कृष्ण केशव अंबेडकर। 1942 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के विधि के सदस्य बने। भारतीय मजदूर संघ और अनुसूचित जाति जनजाति नहीं है तो एसटी वर्ग, अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की। आजादी के बाद देश के पहले कानून मंत्री बने 1947 के बाद 15 अगस्त। 1951 में हिंदू कोड बिल को रोके जाने के बाद इन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, यही बोल रहे हैं, ये 1936 में गठित हुआ है और 1990 में भारत रत्न इनको मिला। पूना पैक्ट का डेट पूछा जाता है कभी कभी, 24 सितंबर 1932 को हुआ। समझौते के तहत अंबेडकर ने हरिजनों के पृथक, मतलब उनके लिए बोला कि आप सीट, ये 71 था, एक ही जगह मांग रहे थे। गांधी जी आए बीच में और इन लोगों ने इसको रोका, इस व्यवस्था को रोका और हरिजनों के लिए सुरक्षित 71 स्थानों को बढ़ाकर कितना कर दिया? 148, यानी 18% सीटें और बढ़ा दी गई। इनको क्या बोला जाता है? संविधान के पिता, आधुनिक युग की संज्ञा। यहां तक कि आप प्रियम्बल जब पढ़ेंगे तो उसमें है हम भारत के लोग, वी द पीपुल स्टार्ट होता है, इन्हीं का देन था। पहले लोग, बाकी लोगों से पूछा गया कि प्रस्तावना में पहला शब्द क्या लिखा जाए, तो सभी लोगों ने अपना अपना राय दिया। कुछ लोगों ने देवी देवताओं से शुरुआत किया, कुछ लोग समाज से, कुछ छोटी मोटी चीजों को, मतलब अंततः इनकी बात को माना गया क्योंकि इसमें सभी भारत को मिला करके बातें कही गई हैं कि हम भारत के लोग। तो ये इनका बहुत बड़ा रोल था। ये समाज में जितनी भी, अब आज भी देखिए, एक चीज और इनके बारे में पुनः एक बार रिवीजन मान लीजिए। जन्म कब हुआ है? 14 अप्रैल 1891। पिताजी राम जी सकपाल, ठीक है। इसके बाद पिताजी चूंकि क्या थे? बैरिस्टर थे, और इसको समझाने के लिए इसको रिवीजन मार रहे हैं। और जब ये बच्चा गांव के या फिर अपने महो में, वहां से या महाराष्ट्र में पढ़ाई शुरू कर रहा था, तो ऐसी ऐसी समस्याएं थी कि आज के बच्चे उसको कल्पना कर से भी परे है कि क्या ऐसा भी हो सकता था क्या? पानी का अगर घड़ा छू दिए तो घड़े को ही तोड़ देना, नल के पास जो सार्वजनिक बच्चे पानी पीते थे उनको पीने ना देना, ये सब बच्चे पढ़े भी होंगे, ना जानकारी हो तो ये सब चीजें। जैसे गांव में छोटे वर्ग जाति से संबोधन किया जाता है ना कि ये, अरे ये कैटेगरी का है, इसको ये पानी हम लोग के समाज में नहीं रह सकता है। क्योंकि आदमी जब निरक्षर होता है, मतलब पढ़ा लिखा ज्यादा ना हो, पढ़ने वाले लिखने वालों की संख्या कम थी, तो वो जाति धर्म पर ज्यादा भरोसा करता है। कहीं भी आज भी ऐसा नहीं कि पढ़ने लिखने वाले जाति और धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन उसकी लिमिटेशन को समझते हैं, राष्ट्र से ऊपर को नहीं मानते। लेकिन जब बच्चा या कोई व्यक्ति निरक्षर होता है, अशिक्षित होता है, तो समाज में ज्यादातर धर्म को, जाति को, क्षेत्र को, भाषा को, इसी सब चीजों में फंसा होता है। ये अब उस जमाने में, आज के जमाने में भीमराव अंबेडकर के बराबर क्वालिफिकेशन अगर मिला है तो लगभग किसी का मिलेगा ही नहीं, और ना ही इतना स्टडी करने की क्षमता किसी में मिलेगी, और ना ही समाज को इतना बड़ा योगदान देने की रोल दिखाई देगा। तो ऐसा ये सब क्यों हो पाया? इसलिए हो पाया इच्छा शक्ति के कारण, और इच्छा शक्ति के अलावा इनकी मेहनत के कारण। भीमाबाई इनकी माता थी, और भीमा भीवा इनके बचपन का नाम रहा। पत्नी 2 थी, एक इनका लड़का भी था यशवंत। वैसे तो कई बच्चे हुए, लेकिन कई की मृत्यु हो गई, 5 थे, बाद में यशवंत जो थे वो बचे। और 1956 में, चूंकि जो इनकी सेकेंड वाइफ थी सविता, ये इन्हीं का देख रेख करने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में ही थी, तो बाद में उन्हीं से विवाह हो गया, विवाह हुआ, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले इनको शुगर, कई प्रकार की बीमारियां हो चुकी थी, अंत में मृत्यु हो गई। मृत्यु के दिन से पहले तक संसद भवन में अपनी बातों को रखने के लिए सक्षम थे। लास्ट के समय में जब मरने से पहले कुछ दिन तक, 6 महीना साल भर पहले से ही, किसी को अंदाजा नहीं था कि मृत्यु इनकी अचानक से हो जाएगी।
कुछ विवाद भी सुनने में आता है कि ये है वो है, इनकी मृत्यु कैसे हुई, वाइफ के कारण हुई, मतलब क्या हुआ, ये मतभेदों का कारण है। लेकिन अंततः यही बात, नेहरू जी ने इसकी जांच के लिए समिति भी बनाई, लेकिन कोई स्पष्ट यह हुआ कि इनकी मृत्यु बीमारी के कारण ही हुई, और यही स्पष्ट है। अब वही चीज बार बार कि हम व्यक्ति को या समाज के व्यक्तियों को क्या सीखना चाहिए भीमराव अम्बेडकर से, तो भीमराव अम्बेडकर से यह सीखना चाहिए कि समाज में बदलाव, चूंकि ये क्या कहते थे, शिक्षा एक ऐसा है जो शेरनी के दूध के जैसा है। शेरनी के दूध के जैसा है मतलब जो बच्चा शेरनी का दूध जितना पिएगा, यानी शिक्षा को जितना ग्रहण करेगा, वो उतना ही दहाड़ेगा। ये भीमराव अम्बेडकर का सोच था। दूसरा इनका सोच था कि जीवन जो है हम लोग का बड़ा नहीं होना चाहिए। राजेश खन्ना कैसे गए थे, तो राजेश खन्ना इन्हीं की बातों को सुने, मतलब ये बातें कही जा रही हैं कि जीवन बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़ा का मतलब लंबी उम्र नहीं होनी चाहिए, छोटा ही रहे। लाइफ का योगदान, लोगों के लिए योगदान, यानी कि जीवन की उम्र लंबी नहीं होनी चाहिए, जीवन बड़ा होना चाहिए, आपका योगदान ज्यादा होना चाहिए। इनका योगदान है, महिलाएं आज इन्हीं के कारण इतनी आगे आने में सक्षम हो पा रही हैं। एक वर्ग जो नीचे का तबका है आज सभी के सामने इक्वल नजर आ रहा है। इसके अलावा गरीब तबका, गरीब चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, इन्हीं के कारण चीजों को समझ पा रहा है। आज हम पूरे भारत में हम सभी राष्ट्रवादी विचारधारा के आखिर में आ जाते हैं, भले ही कितना भी हम लोग धार्मिक रूप से क्षेत्रीय, जाति, भाषा के आधार पर टूटे हों, लेकिन जब राष्ट्रवादी विचारधारा आता है तो हम एक हो जाते हैं। यह वही बात, हम भारत के लोग, हम लोग इस वजह से संगठित रह पाते हैं, इनमें भी इनका बहुत बड़ा रोल है। तो ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना बड़ा रोल निभाया। लेकिन एक चीज सोच कर देखिए, जब भीमराव अम्बेडकर इतना बड़ा रोल निभाए, अगर उनके जीवन में इतनी समस्याएं नहीं आती तो क्या संविधान को उतनी बारीकी से समझ पाने में क्या प्रॉब्लम नहीं होती? हो सकती है, बहुत हो सकती है। उतना प्रॉपर रूप से चीजें सामने नहीं आ पाती। ऐसा नहीं है कि संविधान केवल हम ही भारत के लोगों को मिला करके बना है, 60 से 61 से अधिक देशों का पढ़ा गया, समझा गया, उसके बाद कई लोगों का रोल रहा है, लेकिन भीमराव अम्बेडकर का उसमें एक अहम महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसके कारण ये चीजें कंप्लीट हुई। तो जीवन से इनको ये है कि जितनी भी चीजें हैं आपको भी इससे समझना चाहिए कि हमें कभी भी कोई भी समाज में अगर अपना रोल निभा सकते हैं तो निभाना चाहिए, और हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, और ज्ञान चक्षु को कहिए या ज्ञान इच्छा कहिए, इसको बढ़ाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। ज्ञान का मतलब यह नहीं कि किताबी भाषाएं, ज्ञान का मतलब आपको अपना संविधान तो जानकारी होना ही चाहिए। संविधान के बाद भारत का, जिस राज्य में रहते हैं वहां का पूरा आपको स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, तब आप किसी को कुछ दे पाएंगे और आपका कोई शोषण भी नहीं कर पाएगा। अन्यथा आप जहां भी निरक्षर साबित होंगे, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, राज्य हो, स्टेट हो, भारत हो, जिस कोने में होंगे, शोषित हो सकते हैं, आज भी हो सकते हैं। इसका कारण क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि देश के कारण ऐसा हो सकते हैं, कोई दूसरा आपको जो उसके बारे में चीजों को ज्यादा समझता जानता होगा वो कंप्लीट करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से आप पूरा संविधान इनका है, लेकिन जो 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 इनका क्रेडिट है, जैसे पूना पैक्ट हुआ, कब हुआ, या फिर ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुआ, तो भीमराव अम्बेडकर ही थे। गांधी जी सेकेंड वाले में शामिल हुए थे, और भीमराव अम्बेडकर से और गांधी जी का यही मतभेद था। भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि हमारे जो ये वर्ग हैं, हरिजन या अनुसूचित जाति, या समाज में अगर कल को आजादी हो भी जाती है तो ये तो प्रताड़ित होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपका ऊंचा का तबका जो है वो इसको प्रताड़ित करता है। तो गांधी जी का कहना था यह देश अभी हम लोग का हुआ कहाँ है, जब आजादी हो जाएगी। यानी गांधी जी का कहना यह था कि पूरे भारत को पहले जाति धर्म के आधार पर टूटने ना दिया जाए, पहले राष्ट्रवादी सोच रखा जाए। यही दोनों लोगों में मतभेद था। तो उनके राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर ज्यादा एग्रेसिव होने के कारण, चूंकि वो उनके पास मेंबरशिप ज्यादा थी, इनका एक वर्ग होने के अलावा बाहरी उच्च वर्ग इनके साथ शामिल नहीं था, तो अंततः इनकी बात पूना पैक्ट में माननी पड़ी।
और इसका मतलब यह नहीं कि राष्ट्रवादी विचारधारा के भीमराव अंबेडकर नहीं थे, वो भी थे, लेकिन उनका एक यह भी था कि हमारे इस सोसाइटी का, इस समाज का भी उस पद के साथ, यानी हर व्यक्ति का रोल बराबर हो, उस शर्त के साथ हम आपके साथ हैं। ये इनका सोच था। दोनों अपने स्थान पर सही थे और दोनों का विचारधारा की लड़ाई थी। और आप भीमराव अंबेडकर से जितनी इनका एग्जाम से संविधान वाले क्वेश्चन है वो पढ़िए और इनके जीवन का कुछ सीख लीजिए। सोचिए 24 घंटे में व्यक्ति 22 घंटा भी पढ़ सकता है। जीवन को बदलने के लिए, समाज को बदलने के लिए कम से कम आप 10 घंटा तो पढ़िए, ताकि आपका एक छोटा जो भी जॉब है, बड़ा जॉब है या कोई भी सर्विस है, कम से कम वो तो प्राप्त हो। आपको संविधान लिखने के लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन आप यह तो कर सकते हैं कि अपने सिलेबस को तय समय में कंप्लीट करने का प्रयास करें। ये गुड़ाभाग नहीं कि 8 घंटा सोएंगे नहीं तो हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे, 4 घंटा ये, 2-2 घंटा ब्रेक लेना चाहिए, 3-3 घंटा गुड़ाभाग करेंगे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। पहले एक सिलेबस रखिए और उसको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए तय समय के अंदर कंप्लीट करिए। व्यक्ति के अंदर बार बार वही चीजें बोल रहे हैं, जब प्रश्न ज्यादा होते हैं तो किताबें ज्यादा पढ़ता है। आप भी वही करिए, अपने सिलेबस को ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे प्रश्न उधर से और मिलता जाएगा। और प्रश्न मिलता जाए तो उससे हतोत्साहित मत होइए, उस सारे प्रश्न का आंसर निकालने का प्रयास करिए और लिखने की आदत डालिए। केवल ओरल में मोबाइल घसका के देखेंगे तो घसकाते घसकाते कब रील में चले आएंगे और रील के उसके बाद इधर उधर, तब जीवन खत्म है, तब कोई मतलब नहीं है। वही लंबा वाला जीवन है, 90 साल जिएंगे लेकिन एकदम पूरा जीवन बेकार रहेगा। चलिए ठीक है।